आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक भास्कर में बहुत ही शानदार एडिटोरियल छपा है। हम इतिहास की बात करते हैं, लेकिन आज हम प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि वॉलेंट्री सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल, यानी कि एक तरीके से सेक्स एज अ प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, तो जो वेश्यावृत्ति होती है उसको यहां पे कोर्ट ने एक तरीके से लीगल बैकिंग दे दी है। और पुलिस को यह बोला है कि आप उनको परेशान भी नहीं कर सकते। उस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास इस पे क्या होता है, क्या कहता है? आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगा, आपको जान के हैरानी होगी। लेकिन एक चीज बता दूं, कल हमारी नई फैकल्टी आ रही है। एक ऐसी फैकल्टी जो आपको हिला के रख देगी। यूट्यूब की बहुत बड़े सुपरस्टार है वो, तो वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिमाइंडर सेट करिए, कल 12:30 बजे। तो हम बात करेंगे दोस्तों वैश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन। ये जो 4400 सालों का इतिहास है, 4500 सालों का इतिहास हम आपको बताएंगे। ये कहां से शुरू हुआ, भारत में ये कैसे होता था, कैसे ये आगे बढ़ा। देखिए, जमीन और औरत, इन्हीं दोनों की ही वजह से लड़ाइयां हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां। एक मूवी आई थी ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 3 डार्क ऑफ द मून। ट्रांसफॉर्मर्स की वैसे सीरीज देखी है, तो उसमें मुझे याद है कि जब मैं वो हॉल में देखने गया था, 2011 की बात है, तो 2011 में आई थी, तब हम लोगों ने 12th जस्ट पास किया था। तो उस जब हम वो मूवी देखने गए थे, तो उसमें क्लाइमेक्स में जो रोबोट होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, आपको पता ही है भाई, लड़की आके एक रोबोट का दिमाग बदल देती है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई देख रहे हो, ये हिसाब किताब है कि एक रोबोट को चेंज कर दिया। और ऐसे ही वो रोबोट जो इंडिया में मूवी आई थी। तो भाई ये जो लड़ाइयां हुई है ना, ये औरतें और जमीनों के लिए हुई है। बहुत समय से चलता चला आ रहा है। नेचर ने हमको ऐसे ही बनाया है, एवोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है, प्रजातियां ऐसे ही बढ़ रही हैं, जनरेशन दर जनरेशन आ रही हैं, जा रही हैं। अगर आप देखो हमारा वैदिक कल्चर भी, तो उसमें भी गृहस्थ जीवन में यू आर अलाउड टू रिप्रोड्यूस। समझ लो, तो ये हिसाब किताब था। तो हम बात करेंगे दोस्तों औरतों की क्या कंडीशन थी। बहुत बुरी हालत थी। पूरा देखिए, मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। पूरा 4500 साल है, लेकिन अगर औरतों की कंडीशन आपको और अच्छे से जाननी है, तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा। वो कौन सी किताब है? वो है लीड इन वुमेन वर्क एंड द विल टू लीड। लेकिन अब इस किताब को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह है बुक समरी, और इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम। कुकू एफएम जो कि भारत का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है। आपको बता दूं कि 1000+ घंटे का कंटेंट यहां पे आपको मिलेगा। इनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है, इतना सस्ता, 199, 199 में ये दे रहे हैं। वैसे 399 का है शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए। ये 199 के मिलेगा आपको। SGS50 कोड यूज करना है, 4.5+ रेटिंग, और ये ऐप इंडिया में ही बना है। तो इतना ज्ञान आपके लिए इंतजार कर रहा है, और इतने कम दामों पे। तो किताब हमको पढ़ने का आजकल टाइम नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे आप ढेर सारी ऑडियो बुक और बुक समरीज को सुन सकते हैं। तो ज्ञान चाहे जैसे भी लो, करना क्या है आपको, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक दिया हुआ, उसको क्लिक करिए। आप गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए, और 50% इस डिस्काउंट का फायदा उठाए। तो देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति शब्द और कानूनी अर्थ क्या है। देखिए, इसको 1530 में 1530 में इसको शामिल किया गया। भारत में अगर प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, वैसे तो इसका मतलब यही होता है कि अपने जिस्म को बेचना एक तरीके से। आप देखिए, इसमें मेल फीमेल नहीं है, आमतौर पे फीमेल से ही रिलेट करके इसको देखा जाता है, लेकिन शब्द का मतलब यही होता है कि खुद के शरीर को किसी के सामने बिकने के लिए ऑफर करना। आप समझ रहे हो, लड़कियां बेची जाती थी, यस, और अभी भी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। बहुत जगह सेक्स लीगल है, सेक्स एज अ प्रोफेशन लीगल है। बांग्लादेश में सेक्स एज अ प्रोफेशन लीगल है, भारत में इलीगल है। लेकिन अभी यहां पे इनको लीगल बैकिंग दे दी है। भारत ने लीगल नहीं किया कोई कानून बना के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, यह ऐतिहासिक फैसला आया है। भारत में बहुत सारे रेड लाइट एरिया है, और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में यह देह व्यापार बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, राइज हुआ है। भारत में ढेर सारे 1100 से ज्यादा रेड लाइट एरियाज हैं। सबसे बड़ा कलकत्ता का सोनागाची, बंगाल का सोनागाची। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, डेंजरस थोड़ा सा है,
क्योंकि यहां पे हम देखते हैं इन एरियाज में दिक्कतें भी बहुत ज्यादा है, छीना झपटी, चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका यही है कि स्त्री तथा लड़के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जो 1956 में भी बताया गया है, ये 1956 का जो भारत का एक्ट है उसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात है ये शुरू कहां से हुआ। देखिए, दो चार इंपॉर्टेंट जो सभ्यता है वो सबसे पहले चार इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। इसमें सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन, जिसको क्रेडल ऑफ लाइफ, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि आज से लगभग 5,500 साल पहले शुरू हुई, 3500 बीसी के आसपास। मैं आपको बता दूं कि इन सब पे मैंने सेपरेट लेक्चर्स लिए हैं। रोमन एम्पायर हो गया, मेसोपोटामियन हो गया, इजिप्शियन हो गया, इन सब पे। देन उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता 3300 बीसी के आसपास। उसके बाद आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन और अफ्रीकन भी थी, लेकिन ये चार सिविलाइजेशन सबसे पुरानी मानी जाती हैं, जहां से जिंदगी शुरू हुई, जहां से एम्पायर बने। तो अब एम्पायर कैसे बनेंगे? स्त्री और पुरुष, 50% समाज का स्त्री, 50% समाज का पुरुष। वर्क डिवाइड कर दिया, ठीक है, वर्क डिवाइड कर दिया। और जैसा आपको पता ही है कि आज क्या हो जाता ना कि भाई लड़की के पीछे ही भाग रहा है, ये बहुत पहले से होता था। स्त्री के लिए, स्त्री सबसे बड़ा धन मानी जाती थी, और उसके लिए आप समझिए युद्ध होते थे, बड़े बड़े युद्ध होते थे। इनफैक्ट ये तक होता था कि जब भी कोई एम्पायर किसी को हरा रहा है तो वहां के आदमियों को तो मार दिया जाता था, लेकिन स्त्रियों को स्लेव बना के ले आया जाता था और फिर बाद में बेच दिया जाता था। भारत में भी हुआ है, भारत में भी बड़े बड़े एम्पायर्स ने ये किया है, इस्लामिक इन्वेजन में भी ये हुआ है। तभी अपनी इज्जत बचाने के लिए कई बार जौहर परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज है। अब वेणुदाई चवन कॉलेज के जो प्रोफेसर है SR सरोदे ने, उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैग्नम ऑपस स्टडी मानी जाती है, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड इन इंडिया पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें इन्होंने काफी कुछ बताया है। देखिए, इसमें यह दावा किया है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड दो में बात है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखो, 13.5 अरब साल पहले हुआ बिग बैंग, ठीक है, 3.5 अरब साल पहले धरती बनी। और अभी अगर मानव इतिहास की बात करें तो मानव 21 लाख साल पहले, जो मॉडर्न मानव है वो तभी आया। फिर उसके बाद वक्त आगे बढ़ा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसका हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। अब उसमें क्या होता है, उसमें तो हमको इस तरीके का कुछ मिलता नहीं है, कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं मिलता, कोई लड़ाइयां नहीं मिलती। लेकिन हां, तब भी यह है कि लड़कियों के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। जैसे आज भी अगर आप देखिए उस समय इंसान इवॉल्व कर रहा था। इंसान भी जानवर ही है ना, बस हमारा सिक्स सेंस है, हमने अपने आप को इवॉल्व किया दिमाग के द्वारा। लेकिन अगर आप जानवरों को देखो तो आपने अक्सर देखा होगा कि मादा के लिए, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, मादा के लिए नर लड़ते हैं और मादा उन्हीं का चुनाव करती है जो स्ट्रांग होता है। इंसानों में भी वैसे ही है, इंसान में भी दोस्तों लड़कियां उसी का ही चुनाव करेंगी जो स्ट्रांग होगा। तो अगर आप बात करो कि जो कमजोर होता है उसकी शादी नहीं होती, और जो पढ़ा मतलब जिसके जो स्ट्रांग नहीं होता उसकी शादी, तो वो भाई वो हिस्टोरिकल, वो जेनेटिक्स है, वो बायोलॉजी ही ऐसी नेचुरली, उसी को ही वही जीतेगा जो स्ट्रांग है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहां पे भी लागू होता है। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, अरे तो छोड़ेगी भाई, तो उतने उस काबिल बनो ना कि ना छोड़े। फिर बात आती है यहां पे अपीयरेंस की। लंबा चौड़ा जबरदस्त कद काठी दोस्तों, ये अट्रैक्टिव लगते हैं बिल्कुल, कुछ भी कह लीजिए, अच्छा दिल, पैसा, स्टेटस। बट अगर कोई इंसान लंबा है, देखने में बहुत सुंदर है, तो नेचुरली वो अट्रैक्शन होगा ही, क्योंकि वो मैं बताता हूं जेनेटिक्स है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आदि मानव के समय में भी महिलाओं के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी और औरतें अपनी पसंद के पुरुषों के साथ, जबकि पुरुष किसी भी महिला के साथ संबंध बनाते थे। ये आदि मानव की बात है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है ना। तो महिलाएं अपनी पसंद के पुरुषों के साथ, और जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते थे वो किसी के साथ भी संबंध बनाते थे। और आज भी अगर आप देखो तो जानवरों में, जैसे शेर का जो झुंड होता है, वहां पे ये प्रथा पाई जाती है, समझ रहे हो। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई और आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, तो इसके साथ ही व्यापारियों को शराब और औरतों के साथ संबंध बनाने की लत लगी। बिल्कुल, जब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो लड़कियों का आदान प्रदान होता था। दोस्तों, कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं कि राजा गिफ्ट में बेटी दे देता था, या कुछ तो लड़कियां दे देते थे कि भाई ये लो स्लेव्स, ऐसा होता था।
और शराब शराब भी बनना शुरू हो गई थी। तो शराब और लड़कियों की लत जो है वो सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में ये फैल गया, क्योंकि आदान प्रदान हुआ, डिफरेंट कल्चर्स मिले। धीरे धीरे वैश्यावृत्ति की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर में हुई और सुमेर सभ्यता में देखने को मिलती थी। ठीक है, अब सुमेरियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोन एक बहुत ही महान शहर हुआ करता था, बहुत ज्यादा महान शहर हुआ करता था। वहां पे शुरू हुई। हम्मुराबी बहुत बड़े राजा, उन्होंने कॉडिफाई किया लॉ को। भाई जो कॉडिफिकेशन है उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने बकायदा कुछ कोड्स ऐसे बनाए जिससे वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिले या उसको प्रोटेक्ट किया जाए। औरतों को समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा संरक्षण दिया जाता था और जो प्रोस्टिट्यूट्स होते थे उनको भी बहुत ज्यादा संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भाई अगर सिपाही जो है वो लड़ाई में जा रहा है तो दिल बहलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। इस तरीके का हिस्ट्री है। भारत की अगर बात करें तो भारत में अगेन यहां पे आर सरोदे ने हिस्टोरिकल स्टडी और इसी में इन्होंने ये बताया है कि एक तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड जब लेखन नहीं था और वैदिक काल, ये भारत की बात हो रही है, दुनिया की बात कर ली, भारत की देखिए। अब देखिए प्री हिस्टोरिकल पीरियड में विवाह व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल शादी थोड़ी ना थी, तो यहां पे जो आदि मानव है औरतों को लेकर इनमें लड़ाइयां लड़ी जाती थी। शादी तो अभी ये कंसेप्ट, अभी ये मॉडर्न कंसेप्ट है, पहले नहीं ऐसा होता था, राइट। उसके बाद मोहनजोदाड़ो सभ्यता में एक कांस्य प्रतिमा में पवित्र वैश्या, देखिए अब ये यहां पे जो वर्णन किया गया है, यहां पे डिफरेंट पीरियड का वर्णन किया गया है। जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं। उसी में एक प्रतिमा है नृत्यांगना, जो कि मंदिर के बाहर से ले जाते हुए दिखाया गया है। पेंटिंग्स, बकायदा प्रतिमा, ये पता चलता है कि वैदिक पीरियड में भी इट वॉज देयर, प्रोस्टिट्यूशन वॉज देयर। ठीक है, पोस्ट वैदिक काल यानी कि 900 से 700, देखिए वैदिक काल आपका 1400 से शुरू हुआ और 600 तक रहा, 800 सालों तक रहा। ठीक है, 1400 से 600 तक, 1400 से 1000 तक इसको बोला जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 से 600 बीसी तक इसको बोला जाता है, यानी कि आज से 2500 साल पहले लेटर वैदिक पीरियड। तो ये लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड की बात हो रही है। तो 900 से 700 ईसा पूर्व में ये वैश्यावृत्ति की प्रोफेशन में स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि इट वॉज लीगल एक तरीके से, कि हाँ अब उस समय कॉडिफिकेशन नहीं था कि लॉ को कॉडिफाई कर दिया गया, लीगल इलीगल क्या है, समाज जो रूल बना देता था वही है, और उसमें ये चलती थी, ये प्रचलित थी। अब देखिए बिहार में स्पेशली लिच्छवी गणराज्य के राज्य में आदेश पर आम्रपाली वैशाली की नगर वधु यानी कि वैश्या बनी थी। ऐसे बहुत सारी, जैसे बुद्ध, ठीक है, अब जैसे नगर वधु की बात करें या बुद्ध की स्टोरी है ना, आम्रपाली, उसमें यही था ना कि बुद्ध जब एक गांव में गए, 2500 साल पहले की बात है, जब एक गांव में गए तो वहां पे एक वैश्या उनसे मिली, वो अपना व्यापार, देह व्यापार करती थी। बुद्ध, क्योंकि देखिए बुद्ध जो ट्रैवल करते थे और वो जो है वो एक जगह कहीं नहीं, कभी नहीं रुकते थे, तो ट्रैवल करते रहते थे वो। तो जब उनसे वो मिले, ठीक है, तो उन्होंने बोला मैं इसके घर में जो है वो रात बिताऊंगा। तो सारा गांव अगेंस्ट, कह रहे ऐसा कैसे हो गया, आप इसके घर में रात, क्या बात कर रहे सर, ये तो अपना जिस्म बेचती है। बोला कि नहीं, मैं इसके घर में रात बिताऊंगा। और जब उन्होंने रात बिता, सुबह निकले तो जो नगर वधु है वो भी आप समझिए कि बुद्ध की शिष्या हो गई थी। तो ऐसा, तो ये स्टोरीज जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद अलग अलग कल्चर में, बिल्कुल सही बात है। यहां पे जो गेडा लर्नर की किताब है द ओरिजिन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन एक्शन एंशिएंट मेसोपोटामिया, उन्होंने लिखा है कि जैसे सुमेरियन पुजारी है, उरुक, सुमेरियन एम्पायर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, उरुक, वहां पे भी वैश्यावृत्ति देखने को मिलती है, देखरेख मिलती है। पुजारियां, देखिए जो पुजारी होते थे ना, जैसे कर्नाटक में ये पाया गया है, जो आदिकाल साउथ में से कुछ जगह ऐसा देखा जाता था, और ये अभी दोस्तों इस पर रोक लगाई गई है कि जो भोग होता था ना, प्रसाद, मतलब औरतों को चढ़ाया जाता था, जो देवी थी उनको औरतों को, ऐसे कुछ मंदिर है जहां पे, जैसे देवदासी का कंसेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, वहां पे औरतों को एज अ प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनको बेच दिया जाता है। एक मूवी आई है एपोकेलिप्टो, आई होप आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, अमेजॉन प्राइम पे है, वो देख के आपका रूह कांप जाएगी। उसमें भी एक कबीला है जो दूसरे कबीले पे हमला करता है, और उसके बाद जो कबीला हारता है उसकी औरतों को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब कर्नाटक में जैसा कि मैंने बताया कि हजारों सालों से मनाया जाने वाला सौनदत्ती पर्व, जिसमें कुंवारी लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां होती, जो शादीशुदा नहीं होती है, उनको यलमा
को अर्पित किया जाता है और उसके बाद उनको बेच दिया जाता है। अब वैसे तो देखिए इसको बहुत टाइम से रोक दिया गया, लेकिन अभी भी ऐसा बोला जा रहा है, मैं इस पर वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये प्रचलन ये है, कुछ गांव में ये अभी भी चलता है। देन उसके बाद लड़कियों को खरीदने के लिए बड़े शहरों से लोग आते थे। एकदम ये ऐसा होता था कि जब लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी तो नुमाइश लगती थी, ये मेरी ऐसा, और उनको बेच दिया जाता था पूरा, उनकी कोई भी इसमें हामी नहीं होती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो हम्मुराबी थे 282 कोड का कानून तैयार किया था ना, कोडिफाइड, इसमें 178 से 80, 87 और 92 में ये स्पेशली प्रोस्टिट्यूट्स के अधिकार थे। हालांकि देखिए कंडीशन बहुत अच्छी थी, कंडीशन बुरी नहीं थी। जैसे आजकल के अगर आप देखो तो प्रोस्टिट्यूट जो है वो कहीं जा नहीं सकती, वो कहीं पे कंप्लेन नहीं करा सकते, उनके साथ एकदम बहुत खराब व्यवहार किया जाता है। पहले कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, इनको अधिकार दिए जाते थे, राइट। अब जैसे अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुगल से जब आए तो मुगल जब आए, इस्लामिक इन्वेजन जब हुआ दोस्तों, और मुगलों के काल में स्पेशली ये और ज्यादा फला फूला, ये और ज्यादा फला फूला, बाकायदा कोठे बनाए गए, कोठे बनाए गए और वहां पे औरतों को रखा जाता था। अब ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अकबर ने जब अब जैसे जो अकबर होते थे, अकबर था, उसने जो कोठे बनाए गया, जो वैश्याएं थी उनको शहर से बाहर किया, आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती थी वो। अब जैसे राजा जो था वो हजारों दासियां लगता था, उनका क्या काम क्या था, यही कि राजा की खिदमत करना, हजारों दासियां उनके हरम में होती थी, ये चीज है। तो मुगल सल्तनत में राजा महाराजाओं की दरबार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नाम पर सैकड़ों महिलाओं को रखा जाता था, सैकड़ों महिलाओं को रखा जाता था। अकबर ने अपने समय में वेश्याओं में रहने के लिए राजधानी के बाहर की व्यवस्था की थी। अकबर ने रोक भी लगाई थी, अकबर ने कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर के समय तो ये काफी ज्यादा फैला, काफी ज्यादा फला फूला, ठीक है। उस वक्त वैश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए उर्दू के शब्द तवायफ का इस्तेमाल किया जाता था, राइट। तवायफ, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। और देखिए वही चीज है कि एक तो जो एम्पायर दूसरे को हराएगा वो उनकी औरतों को ले आएगा, ठीक है। फिर गोवा में भी अब गोवा में तो पुर्तगाली थे, 1498 में पुर्तगाली आ गए थे, बट स्टिल पुर्तगाल जापान से हजारों स्लेव्स को लाते थे। जापान तो भाई सेक्स स्लेव के लिए कंफर्ट वुमेन, तो भाई अभी तक जापान ने माफी नहीं मांगी है। कंफर्ट वुमेन पे मैंने लेक्चर किया है, ये पूरी दुनिया में था। अब ये समझिए, सेक्स स्लेव्स जिनको बोला जाता था कि उनको लाओ और उनका काम ही है कि वो मर्दों का दिल बहलाए। अब भैया अवध, लखनऊ, शाम अवध तवायफों से सजती थी। ये बहुत ही शानदार तरीके से दैनिक भास्कर ने इसको कंपाइल किया है, मैं शुक्रिया करूंगा उनका कि एकदम इमेज के फॉर्म में उन्होंने कंपाइल किया है। तो भाई इनसे पूरा समझिए कि ये सजता था। शाम अवध अगर आप बात करें, बहुत सारे कोठे बनाए गए, बहुत सारे, और अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था। कुछ वर्ड्स भी फेमस हुए, जैसे मेम जान, बाई या जान लगाया जाता था, जो एक इसमें एक कोठे का एक लीडर होता था, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आज आप देखते हैं ना, एक लीडर होता था जिनको बाई या जान बोला जाता था। और इनका काम क्या होता था, भैया राजा महाराजा आए शाम को, गाना बजाओ, गाना गाओ, मुजरा आपने सुना होगा, वो परफॉर्म करो। और इनको एक्सपर्ट किया जाता था, इन सब में बाकायदा ट्रेनिंग होती थी इन लड़कियों की कि आपको कैसे सेटिस्फाई करना है। अब कुछ बहुत बड़े कोठे होते थे जिनमें सिर्फ रॉयल लोग ही जाते थे, और कुछ बहुत छोटे होते थे जिनमें आम जनता भी जाती थी। एक समय दोस्तों ऐसा आया कि इनके पास बहुत पैसा होता था, बहुत ज्यादा। आज भी अगर इस बिजनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन क्या यह सही है? नैतिक रूप से शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझिए कि इनमें बहुत ज्यादा पैसा होता, पर इनको सोशल स्टेटस कभी नहीं मिलता था, कभी इनको सोशल स्टेटस नहीं मिला। इनका बहिष्कार हमेशा हुआ, वो इज्जत कभी भी नहीं मिली। लेकिन हां, पैसे के मामले में बहुत ज्यादा थी। वीना तलवार ने यह बताया अपनी रिसर्च में, पाया कि 1858 से लेकर 1877 तक टैक्स से जुड़ी जानकारी वाले अभिलेखों से पता चलता है कि लखनऊ की तवायफ अधिक कमाने लगी थी। 1857, 1856 अवध किसके कंट्रोल में आया? ब्रिटिशर के पास, सब्सिडियरी अलायंस के तहत। तो ब्रिटिशर ने जब भैया रिकॉर्ड्स देखे, अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो उल्टा ही है, इतना कमा रहे हैं। बाद में हालांकि ब्रिटिशर ने कैंटोनमेंट एक्ट 1864 में लेके आए, और उसके बाद अब देखिए ब्रिटिशर क्या किया। ब्रिटिशर अभी तक तो वो बाहर थे, 1857 के बाद ही तो इंडिया ऑफिशियल कॉलोनी बना था ना ब्रिटिशर की, वरना इससे पहले तो वो व्यापारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अवध, क्योंकि कैसे मैंने बताया अवध में कोटे बहुत ज्यादा थे, ठीक है,
वहां पे भाई शाम एकदम कहते हैं ना कि अवध की शाम एक अलग ही है। तो आप ये समझिए कि 1864 में कैंटोनमेंट एक्ट लेके आए और ज्यादातर तवाइफों को इन्होंने अपने कैंटोनमेंट पे शिफ्ट कर दिया। कैंटोनमेंट जो एरियाज हैं वो ब्रिटिशर नहीं बनाए थे, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। अर्बनाइजेशन पे मैंने एक पूरी सीरीज चलाई है 30 लेक्चर्स की, आप देखिएगा जरूर कि भारत का शहरीकरण कैसे बदला है। ठीक है, तो ये चीज है। तो 1000 ब्रिटिश सिपाहियों के लिए करीब 15 महिलाएं को एक जगह रखा जाता था। अब उस स्थान को चकला कहा जाता था। यह भी आपने वर्ड काफी ज्यादा सुना होगा। अब यहां पे जो रहने वाली महिलाएं होती थी, गाने और डांस करने के साथ यौन संबंध बनाने की कला में भी एक्सपर्ट होती थी और उनको तवायम बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीज, और ये सब पैसे से चलता था। अब अभी अगर बात करें तो भाई दुनिया में तकरीबन 14.45 लाख करोड़ का वैश्यावृत्ति का बाजार है। आप विश्वास कर सकते हो, 14.5 लाख करोड़ का बाजार। श्रीलंका की जीडीपी से 6 लाख गुना ज्यादा, 6 लाख करोड़ ज्यादा। इतनी तो श्रीलंका की जीडीपी की आधी है। यूरोप के कुछ शहर जैसे नेदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पे लीगलाइज है। कुछ तो सेक्स टूरिज्म कहते हैं ना, कि जैसे बैंकॉक आपने सुना होगा, थाईलैंड, उसको हॉटस्पॉट माना जाता है। और नेदरलैंड, जर्मनी जैसे शहर में भी लोग जाते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हर कोई जा रहा है या कुछ ऐसे ही करने जा रहा है, बट कुछ ऐसे ही जाता है, एज अ टूरिस्ट जाता है कि देखिए भाई क्या हो रहा है। ये चीज है। इनफैक्ट दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत भी हॉटस्पॉट में आता है। भारत में सेक्स टूरिज्म, मतलब ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि भारत भी इस सेक्स टूरिज्म का हॉटस्पॉट है। तो चाइना का आप देख लीजिए कि 5.67 लाख करोड़ का व्यापार है, सालाना 2.05 लाख करोड़ रुपए से 7 दूसरे नंबर पे है। देन उसके बाद राजेश्वरी सुब्रमण्यम अपनी रिसर्च में बताती है कि नीदरलैंड 2000 से 2005 के करीब जो व्यापार है वो 6.21 हजार करोड़ का था, जो कि उनकी जीडीपी का 0.4% है। तो कुछ जगह तो ये इतना ज्यादा पैसा कमा के देता है कि जो शहर है, जो देश है, वो अपने आप खूब अमीर हो रहे हैं। ठीक है, भारत में देखिए कि भारत में जो बाजार है वो कितना बड़ा है। अब इंटरनेशनल जर्नल सोशल साइंस की रिसर्च में राजेश्वरी सुब्रमण्यम बताती हैं कि ये मॉडल के आधार पर तो भारत में 66,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। इतनी ज्यादा, 66,000 करोड़। 2016 में यह पाया गया कि सालाना इनकम 63,000 करोड़ रुपए है और 2022 में और बढ़ने का अनुमान है। 2022 तक ये इनकम और बढ़ेगी। अब अगर बात करते हैं तो 35% जो लड़कियां होती हैं वो 18 साल से कम उम्र की हैं। भारत में ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा कॉमन है और ये डेंजरस है। 90% औरतें जो होती है वो 18 साल से कम उम्र की होती है, जो इस पेशे में आती हैं। 2002 में एनएचआरसी की रिपोर्ट के हिसाब से बताया था कि जो सेक्स टूरिज्म है वो भारत हॉटस्पॉट माना जाता है सेक्स टूरिज्म के मामले में। ये हिडन ट्रुथ है, ये डार्क ट्रुथ है भारत का। ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, उज्बेकिस्तान, यहां से भी लड़कियां जो है वो लाई जाती हैं। भारत में 36% सेक्स वर्कर जो है वो नाबालिग हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी अगर आप देखो तो जो कोर्ट ने इसको क्या कहते हैं कि लीगल किया है, तो इसी वजह से किया है। जब उन्होंने आंकड़े देखे ना और उसके बाद जब देखा कि यार गड़बड़ है, ये तो इतनी सब पैरेलली सब कुछ चल रहा है, तो अब लीगैलिटी इनको देनी पड़ेगी। तो 2 संस्थाओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े बताए हैं। अगर हम बताते हैं एक्सपर्ट्स की राय क्या है कि भारत में कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो इन्हीं 6.57 लाख वर्कर्स है। हमारे यहां लगभग 6.5 लाख वर्कर्स सेक्स वर्कर्स है। और महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय 2004 की स्टडी के मुताबिक 18 साल पहले 28 लाख फीमेल सेक्स वर्कर्स थी। यानी कि ये आंकड़ा तो घटा है, व्यापार बढ़ा है, आंकड़ा घटा है। ठीक है, उसके बाद 1986 के मुताबिक कोई सेक्स वर्कर किसी को शारीरिक संबंध के लिए उकसा नहीं सकती। देखिए ये तो कुछ एक्ट्स हमने बनाए हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेस में आप कुछ नहीं, जैसे मिलिंद सोमन ने पब्लिक प्लेस पे वो न्यूड दौड़ गए तो उनको फिर जेल में बंद कर दिया। जेल में क्या बंद किया, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आप पब्लिक ऐसे उकसा नहीं सकते, हालांकि उकसाना सब होता है, बट ऐसे आप उकसा नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। लेकिन भारत के हाल फिलहाल ये है। ठीक है, तो ये लेक्चर था दोस्तों। मैंने सोचा कि एक हिस्ट्री आपको बताई जाए। काफी इंटरेस्टिंग मुझे आर्टिकल लगा, दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल था। ये इमेज पूरी इन्होंने यूज करके बताया है। कल आना जरूर, क्योंकि कल 12:30 बजे हम लाइव आ रहे हैं एक नई फैकल्टी के साथ। और कुकू एफएम को आप जरूर डाउनलोड करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।